नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास की श्रृंखला को कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज का जो अंक है वो महाजनपद काल से संबंधित है। तो चलिए बिना समय को बिताए हम लोग शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक को, महाजनपद काल। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका कूट वाला क्वेश्चन है। तो अब इसको मिलान करना है कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से 4 दिए गए हैं, उनमें की राजधानियाँ दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। गांधार का क्या होगा? तक्षशिला होगा। सूर्यसेन का मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। मतलब इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ठीक है, आपके पास 2 सेकंड का मौका है, जल्दी से सोचिए। बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अजातशत्रु। अगला है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका उदयन ने की थी, ठीक है। अगला है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही होगा आपका कालाशोक, ठीक है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में, तक्षशिला में। बहुत अच्छा प्रश्न है। और उसकी मृत्यु हुई थी, जल्दी से आप लोग भी सोच लीजिए, बेबीलोन में। अगला है, सिकंदर महान एवं पोरस जिसको पुरु भी कहा जाता है कि सेना में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी, झेलम, सतलज और चिनाब। चलिए बताइए जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो सही उत्तर होगा आपका झेलम नदी। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ठीक है ना। गेरू रंग वाले मृद भांड, चित्रधूसर मृद भांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति, ठीक है। देखिए गांव के मुखिया को कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक, ठीक है। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अवंती, तक्षशिला, कानकुब्ज या धान्यकटक। तो सही उत्तर होगा आपका अवंती, ठीक है। अगला है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है घनानंद में और महापदम नंद में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महापदम नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज, जेंड्रमीज कहा जाता है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापदम नंद, घनानंद। तो दोस्तों आपके पास 2 सेकंड का मौका है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका घनानंद, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही होगा आपका ईरानियों द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? देखिएगा भाषा बदल गई है और विकल्प भी अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यूरोपीय पूछ रहा है तो ईरानियों, शकों, कुषाणों। तो सही विकल्प होगा आपका यूनानियों द्वारा, ठीक है ना। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ठीक है, साइरस, डेरियस, दायर बाहु प्रथम, ठीक है ना, जेरसिस और डेरियस दायर बाहु थर्ड। तो सही उत्तर होगा आपका डेरियस, ठीक है ना। अगला होगा, हाइडेस्पस या वितस्ता, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, झेलम। याद रखिएगा ये नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? चलिए आप देखते जाइए। सिकंदर एवं पोरस के मध्य,
सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर और आम्भी के मध्य। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, सिकंदर और किसके बीच में हुआ? पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ठीक है, 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। ठीक है ना, तो उन्होंने आक्रमण जो किया था वो क्या था? 326 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, अगला है आपका मैच द फॉलोइंग वाला कि बिंबिसार, महापद्म नंद। तो आपका अगर मिलान शुरू किया जाए तो देखिए आपका हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग नंद वंश पढ़ के आए हैं, तो महापद्म नंद का हम लोग देख लेते हैं। तो ये नंद वंश हो जाएगा। ठीक है, सी का 4 इसमें दिख रहा है। इसके बाद आपका बिंदुसार है, वो मौर्य वंश से संबंधित है। तो चलिए सी और डी दोनों मिल गए हैं, 4 और 3। और बाकी अगर 2 नहीं भी पता है तब भी हमको काम चल जाएगा। ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से अब बिंदुसार हो गया हर्यक वंश और कालाशोक हो गया शिशुनाग वंश। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि आपका मगध, वत्स, कौशल, अवंती। चलिए मिलान करिए। जहाँ तक है मगध, क्या हो जाएगा आपका? पटना। ठीक है, इसके बाद आपका वत्स हो जाएगा इलाहाबाद, कौशल हो जाएगा अवध, अवंती हो जाएगा मालवा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मगध की पहली राजधानी कौन थी। ठीक है ना, ऑप्शन में दोनों विकल्प रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी थी गिरिब्रज या राजगिरी, दोनों में से कोई एक विकल्प मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए देखते हैं, आपके पास 2 सेकंड का मौका है। अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन द्वारा और कनिष्क के द्वारा। ठीक है ना, तो सही उत्तर होगा आपका उदयन के द्वारा। अगला है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किसमें? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंगो उपनिषद में और संयुक्त निकाय में। तो दोस्तों बहुत फेमस है ये क्वेश्चन और ये है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्म नंद, घनानंद, शुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि घनानंद की सेना से था, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? घनानंद। ठीक है ना, अगला है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं, 14वीं सदी, 6वीं सदी, दूसरी सदी ईसा पूर्व या पहली सदी? तो यह उत्कर्ष हुआ था आपका 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं इन प्रश्नों को उत्तर कैसे देने। हम मान लेते भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, चलिए अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। हाँ, विकल्प 2 तो एकदम सही है, तो 2 सब में है, तो इसका मतलब ये ओके हो गया। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ठीक है, चलिए वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, तो वह एक अच्छा प्रशासक था, यह भी क्या है? एक तरह से सही है। तो 1 और 4 का 2 और 4 का मेल किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हाँ, यही विकल्प क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर, क्योंकि तब तक भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है ना, तब उसी का तो फ़ायदा उठा करके फिर क्या हुआ? फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो वो सबको इकट्ठा करता है और फिर एक नए शासन की क्या करता है? स्थापना करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है जी, अगला है कि राजा और राज्य। अब चलिए इनका मिलान करते हैं कि कौन सा राजा किस राज्य में अवस्थित है। तो प्रकोथ ये होगा आपका अवंती, उदयन होगा आपका वत्स, ये तो अभी हम पढ़े ही थे। इसके बाद आपका होगा
प्रसेनजित कौशल और अजातशत्रु मगध। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। अगला है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद शासक के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कलिंग में खोदी गई थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। ठीक है ना, अब देखते हैं विकल्प क्या होगा, साइरस, कोलंबियस, डेरियस, जेरसस। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा आपका डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, वज्जी संघ, पांचाल, दोनों के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो उनका सबसे ज़्यादा हमेशा झगड़ा रहा किससे, वज्जी संघ के साथ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ठीक है ना, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक तरह से क्या था, यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों सही उत्तर इसका होगा कालाशोक, उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो होगा इसका सही उत्तर अजातशत्रु। अगला है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, महापद्म नंदी, ठीक है ना, इसके बाद घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम शासक कौन था आपका, घनानंद था। भारत के सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ, तो उनके सिक्कों का प्रचलन और मुद्रा का प्रचलन ये प्रारंभ हुआ था 600 ईसा पूर्व में। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा विकल्प है जो सही है। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, तो बुद्ध के जो समकालीन थे वो थे ऑप्शन नंबर 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजित। ठीक है, अगला है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं क्या सही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक रूप से क्या था, लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, तो उन्होंने भेजा था अवंती। ठीक है ना, अगला है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, और आपके पास समय है 10 सेकंड का, जल्दी से बताइए। अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्म नंद। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका शिशुनाग। ठीक है, क्या होगा आपका सही उत्तर, शिशुनाग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। ठीक है ना, तो यह विलय किया था आपका अजातशत्रु ने। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। ठीक है, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कौरव वंश। तो दोस्तों ये तो बहुत सरल प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, नंद वंश का शासन था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, बहुत बढ़िया, गांधार, कंबोज, काशी और मगध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप सभी को पता है कौन सा शक्तिशाली राज्य था, मगध राज्य था। अगला है, निम्न में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका एग्जामिनेशंस में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन यह इसका उत्तर विकल्प
इसलिए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। ठीक है, तो चलिए सर इसका सही विकल्प हम लोग देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है ना, जी हाँ, आपके पास 2 सेकंड का मौका है, जल्दी से इसका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका मगध। ठीक है, तो सही विकल्प आपका क्या होगा, मगध। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, जिसको कहते हैं नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता था? चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को और शिशुनाग को। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा बिंबिसार को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, जिसको कहा जाता है भयानक सेना का स्वामी, कहा जाता था? महापद्म नंद, घनानंद, शिशुनाग और बिंबुसार। तो उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? महापद्म नंद को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों नियार्कस, एनास्टिस्ट, एरिस्टोटल, हेरोडोटस। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? हेरोडोटस उसके समय में नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालकों को कहा जाता था? तो कहा जाता था सेठ, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक और श्रेष्ठिन। तो कहा जाता था श्रेष्ठिन। अगला है, गृहपति का अर्थ होता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा आपका धनी किसान। चलिए अगला आपका क्या है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं इसमें सही विकल्प क्या होगा। आपके पास 2 सेकंड का मौका है, जल्दी से इसका आप क्या करिए, मिलान करिए। अष्टकुलक मतलब होगा आपका परामर्शदात्री संस्था, महामंत्र मतलब उच्च कोटि के अधिकारी, बलिसाधकम मतलब होता है किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, और शुल्काध्यक्ष शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क और चुंगी लेने वाला अधिकारी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी ही क्या होगा सबसे सही विकल्प, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सबसे सही विकल्प होगा। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा एवं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप सभी लोगों को पता है, अजातशत्रु। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है ना, मैं भी देख लेता हूँ उसको। तो यह गणतंत्र स्थापित किया गया था लिच्छवियों द्वारा। अगला है, कुरु, फिर से मैच द फॉलोइंग वाला है आपका प्रश्न। कुरु का हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसके बाद पांचाल, अहिछत्र और कौशल, साकेत और वत्स, कौशाम्बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ठीक है ना, और सेम वही प्रश्न है जो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। अंगुत्तर निकाय, इसका क्या होगा सही विकल्प होगा। अगला, छठी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थान में स्थित था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? हम लोग पहले ही क्वेश्चन में पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि इसको कहा जाता है झेलम नदी को ही क्या कहा जाता है, वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। आगामी श्रृंखला में हम लोग नए प्रश्नों के साथ फिर आएंगे और कुछ प्रश्न आपके बौद्ध काल के बाकी रह गए हैं और एक जैन धर्म का पूरा बाकी रह गया, उनको भी हम लोग अब करेंगे। एक और वीडियो लगेगा और हमारा यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग मौर्य काल में क्या करेंगे, एंट्री कर जाएंगे। ठीक है,
तो आप लोग तब तक इन प्रश्नों को देखते रहिए। किसी प्रश्न का विकल्प में अगर कोई डाउट होता है या गलत हो जाता है तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका सही विकल्प आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। क्योंकि इतिहास में कभी कभी फैक्ट्स आगे पीछे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम 100% ही एक्यूरेट बता सकता हूँ। अभी तक तो इतिहासकार नहीं एक्यूरेट बता पाए तो मैं कहाँ से बता पाऊँगा। हाँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 99% चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सही जाएँ। अगर 1% में कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका समाधान तुरंत ही आपके कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया जाएगा। वहाँ से जा कर के आप अपने प्रश्न का सही उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।